हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है सीडी पे, यानी कि हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था, स्टार्ट किया था मोटर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना। तो कल की क्लास में हमने समझा था कि जो क्रियात्मक विकास है इसका अर्थ क्या होता है। इसकी दो परिभाषाओं पे हमने चर्चा किया था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो क्रियात्मक विकास होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का होता है, एक स्थूल होता है, दूसरा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल देखा था। साथ ही साथ हमने क्रियात्मक विकास की विशेषताओं पर चर्चा किया था। इसका जो सबसे पहला विशेषता जो हमने देखी थी वो था निश्चित क्रम का अनुसरण। अब ये जो क्रियात्मक विकास है ये दो निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। पहला क्या था? तो पहला था मस्तकाधोमुखी और दूसरा था निकट दूर विकास क्रम। उसके बाद हमने देखा था सामान्य से विशिष्ट की ओर, बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की ओर। परिपक्वता और शिक्षण दोनों का योग होता है ये क्रियात्मक विकास। व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं क्रियात्मक विकास में, साथ ही साथ यौन भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। फिर हमने चर्चा किया था कि जो गर्भकालीन अवस्था है, गर्भकालीन अवस्था में किस तरह से क्रियात्मक विकास होता है। तो हमारी चर्चा कल यहीं तक हुई थी। उम्मीद करती हूँ कि कल की क्लास को आपने रिकॉल कर लिया होगा। अब हमें आज क्या देखना है? आज उसी के आगे हमें देखना है कि जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले जो गर्भकालीन अवस्था है, गर्भकालीन अवस्था से शिशु का क्रियात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है और जन्म के बाद इनमें और अधिक विकास दिखाई देता है। नवजात शिशु की क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण व समन्वित नहीं होती हैं, यानी कि जो नवजात शिशु क्रियाएं करता है वो उद्देश्यपूर्ण नहीं होते हैं और वो समन्वित नहीं होते हैं, क्योंकि अभी उनका जो स्नायु संस्थान है वो परिपक्व नहीं होता है। ठीक। लेकिन ये जो क्रियात्मक विकास है ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो ये गर्भकालीन अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ये तो खैर आपने कल भी समझा था। अब हम देख लेते हैं जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को हमने दो भागों में बांटा है। किसमें किसमें? तो एक होता है सामान्य क्रियाएं, या फिर ये इन्हीं को हम कहते हैं समूहीकृत क्रियाएं। दूसरा है विशिष्ट क्रियाएं। जो सामान्य क्रियाएं हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सामान्य क्रियाएं, सॉरी, जो मतलब हम अभी क्रियाएं देख रहे हैं, सामान्य क्रियाएं और विशिष्ट क्रियाएं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो जनरल एक्टिविटीज़ हैं, जो सामान्य क्रियाएं हैं, सबसे पहले हम उन पर बात कर लेते हैं। तो सामान्य क्रियाएं, सामान्य क्रियाओं को समूहीकृत क्रियाएं भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सामूहिकृत क्रियाएं हैं ये कोई और नहीं बल्कि सामान्य क्रियाओं को ही हम समूहीकृत क्रियाएं कहते हैं, क्योंकि इन क्रियाओं में शिशु का कोई एक अंग ही अधिक क्रियाशील नहीं होता है, बल्कि क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप कई अंग क्रियाशील हो जाते हैं। अतः इन क्रियाओं में शिशु का जो संपूर्ण शरीर होता है वो क्रियाशील होता है। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर बालक के एक पैर के तलवे को गुदगुदाया जाता है तो वह केवल उसी पैर को नहीं हिलाता है बल्कि दूसरे पैर को भी हिलाता है या दोनों टांगों को वो झटकता है।
करवट लेने की कोशिश करता है और रोता भी है। तो इसी प्रकार एक ही क्रिया के उद्दीपन से पूरे जो शरीर है वो क्रियाशील हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो सामान्य क्रियाएं हैं, जब सामान्य क्रिया समाप्त हो जाती है तो शिशु शीघ्रता से थक जाता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर के क्रियाशील होने से जो उसके शरीर में ऊर्जा थी वो अधिक व्यय होती है। जैसे अगर हम कोई कार्य करते हैं, यहाँ तो हम बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ही बड़े जो हैं कोई अपने किसी एक शरीर के एक अंग का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें थकावट उतनी जल्दी महसूस नहीं होगी। वहीं अगर हमारा पूरा शरीर कार्य कर रहा है तो ऐसे में हमें थकावट की अनुभव जल्द होगी। तो उसी तरह से बच्चा भी है। जब बच्चे पूरे शरीर से क्रिया करते हैं, जब उनका संपूर्ण शरीर क्रियाशील हो जाता है तो उन्हें थकान जल्द लगती है। और नवजात शिशुओं की सामान्य क्रियाओं में भिन्नता पाई जाती है। यहाँ तक कि एक ही शिशु में सामान्य क्रियाओं का स्वरूप अलग अलग समय पर आपको अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक, एक कोई मनोवैज्ञानिक हैं जो शिशु उनका कहना है कि जो शिशु गर्भकालीन अवस्था में अधिक क्रियाशील रहते हैं, उनकी शारीरिक स्थितियां सामान्य क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। भूख हो गया, कोई शारीरिक कष्ट हो गया और पीड़ा, इन स्थिति में जो सामान्य क्रियाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इसी तरह से अगर बात किया जाए तो तेज प्रकाश हो गया और जो अंधेरा है या जो तीव्र ध्वनि है या फिर जो वातावरणीय तापक्रम है, ये शिशु की सामान्य क्रियाओं को बढ़ा देते हैं। ठीक, ये तो हमने समझ लिया कि सामान्य क्रियाएं क्या हैं। अब हमें समझना है विशिष्ट क्रियाओं के बारे में। ये विशिष्ट क्रियाएं हैं क्या, कौन कौन सी हैं, हमें इनके बारे में भी एक बार समझ लेना है। तो विशिष्ट क्रिया क्या है, विशिष्ट क्रिया के बारे में समझते हैं। तो विशिष्ट क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें शिशु विशेष उद्दीपकों के प्रति एक निश्चित ढंग से करता है। इन क्रियाओं का स्वरूप, समय, स्थान और जो उद्दीपक परिवर्तित करने पर बदलता नहीं है। ठीक, अब विशिष्ट क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो एक होता है सहज क्रियाएं। सहज क्रियाएं रिफ्लेक्सेस, सामान्यीकृत क्रियाएं। ठीक, जो ये जनरलाइज्ड जो रिस्पॉन्स होते हैं, ये यहाँ से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो सहज क्रियाएं हैं, यहाँ से आपसे काफ़ी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो सहज क्रियाएं हैं ये हैं कौन सी। तो एक बार हम समझ लेते हैं सहज क्रियाओं के बारे में। सहज क्रियाओं से तात्पर्य उन जन्मजात क्रियाओं से है जो सहज रूप से ही उद्दीपक के प्रतिक्रिया स्वरूप होने लगती हैं। ये क्रिया स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट नोट कीजिएगा कि जो सहज क्रियाएं हैं वो कैसी होती हैं। तो वो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। अतः उद्दीपक परिवर्तित होने पर भी इन क्रियाओं का स्वरूप नहीं बदलता है। ठीक, क्या होता है, इनका स्वरूप नहीं बदलता है। नवजात शिशु में पाई जाने वाली प्रमुख जो क्रियाएं हैं, सहज क्रियाओं की हम बात कर रहे हैं, वो 4 प्रकार की हैं जिनके बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पहली सहज क्रिया है वो क्या है। तो सबसे पहले आँखों की पुतली की सहज क्रिया, यानी कि जो पिपुलरी रिफ्लेक्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब क्या होता है ये आँखों की पुतलियों की सहज क्रिया क्या होती है। तो यह क्रिया आँख की पुतली से संबंधित होती है। जब बालक को अंधेरे से उजाले या फिर उजाले से अंधेरे स्थान पर ले जाया जाता है तो आँख की पुतली का आकार घटता और बढ़ जाता है। कब घटता है,
तो जब कम प्रकाश रहता है, कम प्रकाश में पुतली बढ़ जाती है और अधिक प्रकाश में पुतली घट जाती है। ऐसे समझिए जैसे हम खुद हैं, अगर आपके आँखों पर प्रकाश अधिक मात्रा में डाला जाए, तो आपकी आँखें ऐसे फाड़-फाड़ के तो देखते नहीं हैं आप, तब ऐसे थोड़ी आँखों को बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर अंधेरा रहेगा, तो अंधेरे में क्या करेंगे? अंधेरे में आप अपनी आँखों को फाड़-फाड़ कर देखते हैं। फाड़-फाड़ के मतलब ये है कि आप जो है अपनी आँखों को पूरी तरह से फैला कर रखते हैं। वहीं अगर आपके ऊपर टॉर्च मारा जाए, आपकी आँखों के ऊपर टॉर्च मारा जाए, तो आप अपनी आँखों को थोड़ा बंद कर लेते हैं। तो बस वही सेम होता है बच्चों के साथ में, ठीक? नवजात शिशु में यह क्रिया जन्म से 2 घंटे बाद से दिखाई देने लगती है। तो जो ये आँखों की पुतली की सहज क्रिया है, कब दिखाई देने लगती है? तो जन्म के 2 घंटे बाद ये दिखाई देने लगती है, ठीक? ये तो था पहला, पहला सहज क्रिया। अब अगर हम बात करें दूसरे सहज क्रिया की, वो क्या है? बेवेंस्की का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये क्या है? पाँव के तलवे की सहज क्रिया। अब इसमें क्या होता है? तो नवजात शिशु में सहज क्रिया जन्म के बाद 6 माह तक पाई जाती है। जो हमने अभी-अभी देखा था आँखों की पुतली की सहज क्रिया, वो हमने कब देखा था? वो देखा था जन्म के 2 घंटे बाद दिखाई देता है। अगर वहीं हम बेवेंस्की की बात करें, तो ये नवजात शिशु में सहज क्रिया जन्म के बाद 6 माह तक आपको देखने को मिलता है और धीरे-धीरे यानी कि बाद में ये समाप्त हो जाता है। ये देखा गया है कि जब शिशु के पाँव के तलवे को सहलाया जाता है, तो वह पैर की उँगलियों को पंखे के समान फैला लेता है। जब आपने देखा है, जब एक नवजात शिशु के पैर के तलवे को सहलाते हैं, तो वो क्या करता है? तो वो अपनी पैर की अंगुलियों को फैला लेता है, ठीक? ये क्या होता है? ये होता है पाँव के तलवे की सहज क्रिया होती है, ठीक? अब जो तीसरी सहज क्रिया है वो क्या है? तो तीसरी सहज क्रिया मांसपेशियों की सहज क्रिया है, जिसे हम टेंडोन बोलते हैं। टेंडोन क्या है? तो यह वह सहज क्रिया है जिसमें शिशु के मांसपेशीय स्नायुओं को उद्दीप्त किया जाता है, तो उसमें संकुचन होने लगता है, जिससे शिशु पैर झटकने लगता है या फिर अपने घुटने को मोड़ने लगता है, ठीक? जो अगला प्रोसेस है यानी कि जो अगली सहज क्रिया है वो क्या है? तो वो है चूसने की सहज क्रिया यानी कि सक, ठीक? अब इसमें क्या होता है? तो जब शिशु के गालों या होठों से उद्दीपक का स्पर्श कराया जाता है, तो वह चूसने की क्रिया प्रतिदर्शित करता है। आपने देखा होगा जैसे छोटा सा बच्चा है, उसके अगर आप होठों के किनारे पर कुछ भी टच करते हैं, अपनी उँगली ही ले जाते हैं, तो वो क्या करता है? वो सक करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मेरे मुँह में आ जाए और मैं इसे सक करने लगूँ, ठीक? इन सहज क्रियाओं के अतिरिक्त भी कुछ क्रियाएँ होती हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। वो क्या है? तो इसके अतिरिक्त शिशु में अन्य सहज क्रियाएँ जैसे छींकना हो गया, रोना हो गया, साँस लेना हो गया, ये सारी क्रियाएँ पाई जाती हैं। बालक के जीवन में इन सहज क्रियाओं का बहुत ही महत्व होता है। इनके द्वारा वो अपनी हानिकारक वस्तुओं से रक्षा कर लेते हैं और वातावरण के साथ समायोजन स्थापित भी कर लेते हैं। रक्षा करने के मतलब जैसे आपने देखा कि जो शिशु होता है, उसकी आँखें जो आपने पहला देखा था आँख की पुतली की सहज क्रिया, उसमें वो क्या कर रहा था? तो अंधेरे से जब आप उजाले में आते हैं या उजाले से अंधेरे में जाते हैं, तो उसकी जो पुतली है उसका आकार घट बढ़ रहा था। तो ऐसा करने से शिशु अपने आँखों की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, ठीक? ये तो हमने समझा सहज क्रियाएँ।
अब विशिष्ट क्रियाओं में दूसरी जो हमारी क्रिया थी वो थी सामान्यीकृत क्रियाएं। सामान्यीकृत क्रियाएं कौन सी हैं वो भी एक बार समझते हैं। सामान्यीकृत क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें शिशु शरीर ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें शिशु शरीर के एक से अधिक भाग सम्मिलित रहते हैं। सहज क्रियाओं के समान ही ये क्रियाएं भी जन्म के साथ ही विकसित हो जाती हैं तथा आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के उद्दीपक के प्रदर्शित होती हैं। ठीक। अब जो नवजात शिशु है, नवजात शिशुओं की सामान्यकृत क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे प्रकाश की ओर देखना, आंसू निकलना, अंगूठा चूसना, पैर फेंकना, सिर घुमाना, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं किसमें आ रही हैं? तो सामान्यकृत अनुक्रियाएं हैं ये सारी। ठीक। जन्म के 2 से 3 दिन बाद शिशु कभी कभी आंखें खोलता है और कभी कभी आंखों को बंद करता है। जिसने अभी हाल फिलहाल में कोई नवजात शिशु देखा होगा तो वो चीज़ों को रिलेट कर पा रहा होगा। जो उनकी दृष्टि है उनकी दृष्टि में समन्वय नहीं रहता है। आप देखेंगे, आप बुलाएंगे एक तरफ, बच्चा देखेगा दूसरी तरफ। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके आँखों में अभी वो समन्वित नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। ठीक। वह प्रकाश की ओर थोड़ी देर देख सकता है, कभी मुंह खोलता है, कभी बंद कर लेता है, हाथ का अंगूठा या फिर अंगुली को चूसता है। ये सारी क्रियाएं ना तो नियंत्रित होती हैं और ना ही इनमें किसी भी प्रकार का कोई समन्वय होता है। शिशु की ये सभी क्रियाएं उद्देश्यहीन भी होती हैं। इनके करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन जो शिशु है, लेकिन विकास क्रम में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये, क्योंकि ये क्रियाएं ही आगे की जो परिष्कृत क्रियाएं हैं और क्रियात्मक कौशल के विकास का आधार होते हैं। इन्हीं क्रियाओं की उत्पत्ति से ही शिशु के कौशलों का भी विकास होता है। ठीक। तो ये हमने देखा जो कुछ क्रियाएं कर रहे थे। एक तो उन्होंने 2 प्रकार की क्रियाएं की जो नवजात शिशु थे। एक उन्होंने की सामान्यकृत और दूसरी की विशिष्ट क्रियाएं। विशिष्ट क्रियाओं में हमने 2 क्रियाएं देखी, एक थी सहज क्रियाएं और दूसरी थी सामान्यकृत। अब सहज क्रियाएं 4 प्रकार की देखी। कौन कौन सी? तो एक देखा हमने आंखों की पुतली का सहज क्रिया, पाँव के तलवे का सहज क्रिया, मांसपेशियों की सहज क्रिया और साथ ही साथ हमने देखा चूसने की सहज क्रिया। लास्ट में हमने बात कर ली कि जो सामान्यकृत अनुक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब ये तो हमने बात कर ली नवजात में। अब जो क्रियात्मक विकास है इसका एक क्रम होता है। कैसा क्रम होता है? तो सबसे पहले विकास कहाँ होता है? क्रियात्मक विकास का एक क्रम भी तो होता है जिसके बारे में आपने पहले पढ़ लिया। तो ये जो बचपनावस्था में जो विकास होता है ये क्रियात्मक विकास 4 भागों में होता है। सबसे पहला सिर के क्षेत्र में होता है, दूसरा भुजाओं और हाथों में होता है, तीसरा धड़ के क्षेत्र में होता है और चौथा पैरों में क्रियात्मक विकास होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिर के क्षेत्र में कि सिर के क्षेत्र में कौन कौन से विकास होते हैं। तो सिर के क्षेत्र में जो होने वाले प्रमुख विकास होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देना चाहूँगी ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो जो ये सिर के क्षेत्र में होता है ये विकास 3 प्रकार से होता है। 3 क्षेत्रों में होता है। कौन कौन सा? पहला होता है नेत्र गति, दूसरा होता है मुस्कुराना और तीसरा होता है सिर को उठाना।
ये 3 क्रियाएं होती हैं और ये क्रम से होती हैं, ठीक। तो जो नेत्र गति है यानी कि जो आई मूवमेंट है, ये क्या होता है? जन्म के समय जन्म के समय शिशु अपनी दृष्टि को कहीं भी टिका नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में समन्वय नहीं होता है। वैसे गैसल महोदय का मानना है, उन्होंने कहा है कि जन्म के बाद 12 घंटे तक नेत्रों में किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है, लेकिन 12 घंटे बाद शिशु के नेत्रों में गतिशील वस्तुओं के प्रति क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे लगभग 3 माह की अवस्था तक वो दृष्टि को पूर्णतः टिकाने में सफल हो जाता है और टिकाने लगता है। तो इनके अनुसार जो शिशु में 3 प्रकार की नेत्र गतियाँ होती हैं। पहला होता है समानांतर नेत्र गति, दूसरा होता है लंबवत और तीसरा होता है वृत्ताकार। ये जो इन्होंने सबसे पहले बताया था कौन सा समानांतर नेत्र गति, ये कब से कब तक होती है? तो ये 2 से 3 माह के मध्य तक होती है। इसमें शिशु करता क्या है? तो इसमें शिशु क्या करता है, अपनी नज़रों को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ले जाता है, यानी कि जो उसके देखने की क्षमता होती है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हो जाती हैं, ठीक। उसके बाद जो लंबवत है, लंबवत नेत्र गति से क्या मतलब होता है? लंबवत का मतलब ये होता है कि वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चीज़ों को देख सकता है। ये किस माह में विकसित होता है? तो ये विकसित होता है 3 से 4 माह में। ये महीने को आप ध्यान रखिएगा। जो इन्होंने तीसरा बताया था, वो बताया था वृत्ताकार नेत्र गति। अब ये वृत्ताकार नेत्र गति का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो वृत्ताकार नेत्र गति है, इसमें अगल-बगल एक साथ देखने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। वो किसी भी दिशा में देख सकता है। और ये स्टार्ट कब होता है? तो ये चौथे माह के अंत से स्टार्ट होता है, ठीक। तो जो सिर के क्षेत्र में हमने पहला विकास देखा था, वो क्या देखा? नेत्र गति में 3 प्रकार की नेत्र गति देखी आपने, समानांतर नेत्र गति, लंबवत नेत्र गति और वृत्ताकार नेत्र गति। अब अगर हम बात करें मुस्कुराने की, तो जो इन्होंने दूसरी बताई थी, सिर के क्षेत्र में जो दूसरा विकास होता है वो होता है मुस्कुराना। मुस्कुराना एक सहज क्रिया होता है जो कि शिशु में जन्म के प्रथम सप्ताह में ही पाया जाता है। प्रारंभ में ये क्रिया तब प्रकट होती है जब शिशु के किसी अंग को आप स्पर्श करते हैं, लेकिन सामाजिक मुस्कुराहट यानी कि दूसरों के मुस्कुराने की प्रतिक्रिया स्वरूप जो मुस्कुराना होता है, इसका प्रदर्शन शिशु 3 से 4 माह में करता है। तो जो सहज मुस्कुराना है वो शिशु जन्म के 1 सप्ताह के अंत तक हो जाता है, लेकिन जो सामाजिक मुस्कान है यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि 1 माह का शिशु है तो वो अपने आप मुस्कुराता है। हम क्या कहते हैं कि जैसे घर वाले बताते हैं कि जब ये अपने आप मुस्कुराता है तो कहते हैं कि इसको भगवान दिखे हैं, भगवान से बात कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। ऐसा आप सभी ने सुना होगा। लेकिन एक वो होता है जब बच्चा आपको देखकर मुस्कुराता है, आप मुस्कुराते हैं तब बच्चा भी मुस्कुराता है। ये होता है सामाजिक मुस्कान। तो बच्चे में सामाजिक मुस्कान कब आती है? 3 से 4 माह में, ठीक। अगली जो अगला है वो है सिर को उठाना। सिर के क्षेत्र में ये तीसरा विकास है, सिर को उठाना। बच्चा सिर को कब उठाता है? तो जन्म के बाद सिर और गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो अत्यंत शिथिल होने के कारण शिशु का सिर इधर उधर लुढ़क जाता है, जिससे शिशु को उठाते समय हाथ का सहारा देना पड़ता है हमें। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जो शिशु के सिर की और गर्दन की मांसपेशियां हैं वो सबल होने लगती हैं, यानी कि मजबूत होने लगती हैं।
तो 1 माह में थोड़ा-सा ऊपर करता है, 2 माह में थोड़ा अधिक यानी कि 30 डिग्री के कोण से कुछ ऊपर की ओर थोड़ा कुछ क्षण के लिए ले जाता है। फिर चौथे माह में वो हाथ के सहारे से अपने सर को सँभाल लेता है। 5 या 6 माह 5 से 6 माह में किसी भी दिशा में वो अपने सर को हिला-डुला लेता है, ठीक? तो इस तरह से धीरे-धीरे एक साथ नहीं बल्कि धीरे-धीरे उसके सिर के जो मांसपेशियाँ हैं, गर्दन की जो मांसपेशियाँ हैं, उनमें मजबूती आने लगती है, ठीक? तो ये हमने क्या देखा? हमने पहला विकास देखा सिर के क्षेत्र में। अब वहीं अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरा क्या है? दूसरा आ जाता है भुजाओं तथा हाथों में क्रियात्मक विकास। किस तरह से भुजा में और हाथों के क्षेत्र में विकास होता है, जिससे वो पकड़ने की क्रिया को करता है। हम उसके बारे में भी थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, ठीक? तो इसके लिए भी थोड़ा-सा ज़ूम आउट करना पड़ेगा, हमें थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। इसमें होता क्या है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करता है, बच्चा हाथों को फैलाने का कार्य करता है। जो बच्चा होता है, प्रारंभ में शिशु के हाथों की जो गति है, सिर की ओर होती है। इसी कारण शिशु अपने हाथों को मुँह की ओर ले जाता है। जब उसकी उँगलियों का स्पर्श उसके होठों से होता है, तो उसे सुखद अनुभव होता है, जिसकी वजह से वो अंगूठे को चूसता है। वस्तु पकड़ने की क्रिया बच्चे में कैसे होती है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो सबसे पहले वो अपने हाथों को फैलाता है, यानी कि फैलाने का मतलब कि सबसे पहले वो अपने हाथों को फैलाने की क्रिया करता है। हाथ फैलाने की क्रिया में कम उम्र के बच्चे अपनी भुजा को सीधा नहीं रखते हैं, बल्कि झपट्टे के साथ-साथ हाथ उठाते हैं। आपने देखा होगा, एक जो छोटा बच्चा होता है, जब कोई वस्तु आप उसके सामने ले जाते हैं, तो वो हम बड़ों की तरह आराम से नहीं लेता है। वो ऐसे मतलब एक झपट्टे के साथ लेगा और तुरंत झपट्टे के साथ अपने मुँह में भी डालता है। तो ये क्या करता है, झपट्टे के साथ उठाता है। वस्तु पकड़ने की क्रिया में बालक पहले पूरी भुजा, फिर कोहनी, कलाई और अंत में उँगलियों को प्रदर्शित करता है, यानी कि उँगलियों का प्रयोग करता है। दूसरा जो है छूना। अब वस्तु को छूना, वस्तु को पकड़ने की क्रिया में जो दूसरी क्रिया वो करता है, वो करता है वस्तु को छूने की। ये क्रिया बच्चों में कब पाई जाती है? तो 4 से 5 माह की आयु में ये दिखाई देने लगता है। और जो तीसरा है, तीसरा क्या है कि वस्तु को पकड़ने की क्रिया। वस्तु को पकड़ने का यानी कि जो तीसरी अवस्था है वो है वस्तु को पकड़ना। जो बच्चा होता है वो क्या करता है, तो वो अपने हाथों से अपनी वस्तुओं को पकड़ लेता है, लेकिन उसे जो हिलाती-डुलाती वस्तुओं को वो आसानी से नहीं पकड़ पाता है। जो चौथी क्रिया करता है वो करता है मुट्ठी से पकड़ने की। मुट्ठी से पकड़ने की क्रिया, तो ये किसी भी वस्तु को पकड़ने की अंतिम क्रिया होती है। कैसे? मुट्ठी से पकड़ना। और ये बच्चे क्या करते हैं, मुट्ठी से पकड़ने की क्रिया का विकास होने से अंगूठे की जो मांसपेशियाँ हैं उनका विकास होता है। ठीक? 1 वर्ष का बालक धरती पर यानी कि पृथ्वी पर गिरी हुई छोटी वस्तु को अंगुलियों के सिरे से उठाने लगता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी अच्छा ये बताइए कि जो ये हमने अभी देखा कि कोई बच्चा है, वो जो है जो धरती पर कोई छोटी-सी वस्तु गिरी है, उसे उँगलियों के सहारे उठा रहा है, तो ये किस कौशल में आएगा? क्या ये स्थूल कौशल में आएगा या फिर ये सूक्ष्म कौशल में आएगा? ठीक? तो ये तो हमने देखा कि 4 अवस्थाओं से होकर बच्चा वस्तुओं को पकड़ना सीखता है। अब इसी को थोड़ा-सा हम ध्यान रख लेते हैं क्या, कि किस उम्र में क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी बुक की हैं, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रख लेना चाहिए।
जैसे बच्चे में झपट कर वस्तु को पकड़ने की क्रिया किस अवस्था में होती है? तो 7 से 8 माह की उम्र में होता है। दूध की बोतल को पकड़ना, तो ये 8 माह में होता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा है, जब आप उसे दूध की बॉटल पकड़ाते हैं, तो वो क्या करता है? वो ऐसे कुछ मुट्ठी सा बाँध लेता है अपने हाथों को और उसको पकड़ कर रखता है, ठीक? दूध की बोतल को इच्छानुसार मुंह में ले जाना व निकालना, ऐसा कब होता है? तो ऐसा 9 से 10 माह में होता है। अगला है दूध पानी के गिलास को पकड़कर मुंह तक ले जाना। ऐसा कब वो कर पाता है? तो ऐसा वो 11 से 12 वर्ष की आयु में माह में कर पाता है, ठीक? अगला है स्वयं भोजन करना सीखना। जब एक छोटा-सा बच्चा होता है लगभग 13-14 माह का, तो वो क्या करता है? वो स्वयं ही भोजन को करना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने कार्य स्वयं करे। अगला है पेंसिल से कॉपी पर आड़ी तिरछी रेखा खींचना। तो ऐसा करता है वो 2.5 से 3 वर्ष के अंदर में, ठीक? तो ये थोड़ा-सा आप इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक? अब ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा भुजाओं और हाथों में क्रियात्मक विकास किस तरह से होता है, ठीक? 2 क्षेत्रों में विकास तो हमने देख लिया। अब अगला जो आता है वो धड़ के आता है कि धड़ के क्षेत्र में विकास कब होता है, कैसे होता है। तो धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास क्या होता है, हम उसको भी थोड़ा-सा समझते हैं। इसे भी थोड़ा-सा हम अगर ज़ूम करें तो शायद बेहतर तरीके से देख पाएँगे, ठीक? तो जो धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास है, वो कैसे होता है? तो सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास हो जाने पर कंधे और जो धड़ की मांसपेशियां हैं, इनमें भी परिपक्वता आने लगती हैं। बालक का जो धड़ होता है ये हमने 2 पार्ट में बांटा है। कैसे? एक पलटना व लुढ़कना और दूसरा है बैठना। तो वो ये 2 प्रकार की क्रियाओं को करता है। जन्म के समय शिशु इतना कमज़ोर होता है कि वो अपने शरीर को 1 इंच भी नहीं खिसका सकता है। वो लेकिन जो 2 माह का बालक होता है वो करवटें बदल लेता है। तो यहाँ पर हम क्या ध्यान रखेंगे कि किस माह का बालक कितना अपने अ, अपने शरीर को चला सकता है, उसके धड़ में कितना परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम समझेंगे। तो जो एक नवजात शिशु होता है आपने देखा कि वो करवट नहीं बदल सकता है। करवट की बात छोड़ दीजिए, वो 1 इंच भी अपने आप को खिसका नहीं सकता है। आप उसे जिस करवट लिटा देंगे, जैसे लिटा देंगे बेचारा वैसे पड़ा रहता है। लेकिन जो 2 माह का शिशु हो जाता है, वो बगल से पीठ की ओर करवट लेना शुरू कर देता है। कैसे? वो बगल से करवट लेना शुरू कर देता है। कैसे? पीठ के, ठीक? बगल से पीठ की ओर, ठीक? अब 4 माह में क्या करता है? ये तो हमने बात कर ली 2 माह की। अब जब बच्चा 4 माह का होता है, तो क्या परिवर्तन आता है? 4 माह का जो शिशु होता है, वो पीठ से बगल की ओर करवट ले लेता है। यानी कि जो 4 माह का शिशु है, वो पीठ के बल सोया हुआ होता है और करवट ले सकता है, ठीक? अगर बात करें हम 6 माह में, तो जो 6 माह का शिशु होता है, वो अपने पीठ के बल लेटने पर वह पलटकर पुनः पेट के बल लेट सकता है या फिर वो पेट के बल लेटा है, तो वो पुनः उलटकर यानी कि पलटकर पीठ के बल सो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो 6 माह का शिशु है, वो किसी भी दिशा में करवट ले सकता है। किसी भी अ, किसी भी तरफ चाहे पेट के बल, चाहे वो कैसे पीठ के बल लेट सकता है, ठीक? ये तो हमने बात की पलटने और लुढ़कने की। अगर हम बात करें बैठने का, तो कैसे बैठता है शिशु? थोड़ा-सा इसे हम ऊपर करेंगे ताकि आपको दिख सके। तो जो बैठता है शिशु उसके लिए भी वो
4 अवस्थाएँ होती हैं उसकी। जैसे जैसे बैठने के लिए 4 माह में वो बैठने की जो क्रिया है उसका प्रारंभ कर देता है। लेकिन बैठता कैसे है? तो वो सहारे के साथ थोड़ी देर बैठता है, ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता है, सहारे के साथ थोड़ी ही देर बैठता है। कब? 4 माह का जब होता है। 5 माह में सहारे के साथ थोड़ी ज़्यादा देर तक बैठ लेता है। चौथे माह में उसने बैठना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रहा था। जब 5वें महीने में आया तो 5वें महीने में वो बैठ तो लेता है, लेकिन सहारे से बैठता है। थोड़ी देर तक बैठ सकता है, लेकिन बिना सहारे के नहीं। फिर 6 से 7 माह में सहारे के बिना थोड़ी देर बैठ सकता है, लेकिन 8 से 9 महीने में बिना सहारे के भी वो ज़्यादा देर बैठ सकता है। कहने का मतलब ये है कि वो 8 से 9 महीने में बैठना स्टार्ट कर देता है, ठीक? ये तो हमने देखा कि जो उसके धड़ के क्षेत्र में विकास हो रहा था, ठीक? अब जो हमारी लास्ट चर्चा होगी वो किस पर होगी? पैर पर। मैं आपको पहले ही बता दूँ अभी भी हमारा जो क्रियात्मक विकास है ये समाप्त नहीं हुआ है। कल की क्लास हम इसको समाप्त कर देंगे। अभी कल और क्रियात्मक विकास की क्लास चलेगी। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि पैरों में क्रियात्मक विकास कैसे होता है, पैर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है, ठीक? तो उसके लिए हमें चलना होगा दूसरे पीडीएफ पे। थोड़ा-सा इसे हमें छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको चीज़ें दिख सकें। थोड़ा-सा और ऊपर कर लेते हैं, जिससे चीज़ें सारी साफ-साफ दिखाई दें। तो जो चलने की प्रक्रिया है, पैर के क्रियात्मक विकास के अंतर्गत सबसे पहले चलना आता है। चलने की क्रिया में दौड़ना, उछलना, कूदना, सीढ़ी पर चढ़ना, ये सारी क्रियाएँ इसी के अंतर्गत ही आती हैं। लेकिन हमें स्टार्टिंग से देखना है कि किस तरह से क्रम में ये चलती हैं। तो सबसे पहले जो बच्चा होता है वो क्या करता है? सबसे पहले बच्चा पैर मारना। अब ये पैर कब मारता है? तो आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि बच्चा पेट में लात मार रहा है, यानी कि किक कर रहा है, किकिंग कर रहा है, ठीक? तो सबसे पहले क्रिया वो क्या करता है? पैर मारने की क्रिया करता है। कब करता है? तो गर्भकालीन अवस्था के 4 से 5 माह में ये करता है। दूसरा, जन्म के बाद पैर मारने की क्रिया में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जब वो माँ के गर्भ में रहता है, वहाँ भी वो लात मारता है, पैर मारता है। जन्म के बाद इस क्रिया में वृद्धि हो जाती है, ठीक? उसके बाद जन्म के बाद क्या होता है? फिर ये पलटना और लुढ़कना चालू करता है। जैसा कि आपने पहले ही देखा, धड़ के विकास में ही देखा कि पलटना और लुढ़कना क्या होता है, किस माह में किस तरह से वो पलटता और लुढ़कता है। तो 2 माह में बगल से पीठ की ओर और 4 माह में पीठ से बगल की ओर लेटता है और यानी कि पलटता है, और 6 माह में वो किसी भी दिशा में अलट-पलट कर सकता है। यानी कि अगर वो पेट के बल लेटा है, तो पीठ के बल लेट जाएगा, अगर वो पीठ के बल लेटा है, तो वो पेट के बल लेट जाएगा, ठीक? ये तो रही बात पलटना और लुढ़कना की। जब वो पलटना और लुढ़कना सीख जाता है, फिर उसके अंदर आती है खिसकने की प्रवृत्ति। अब ये खिसकना क्या है? तो खिसकना ये प्रारंभ कब होता है? तो ये खिसकना प्रारंभ होता है 6 माह में, ठीक? उसके बाद घिसकना। घिसकना कब चालू होता है? तो 4 से 5 माह में प्रारंभ होता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कब दिखाई देता है? तो 8 से 9 माह में ये आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाता है। क्या? जो घिसकने की प्रक्रिया हो रही है। कल इन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो चलने की क्रिया है इसका क्रम क्या है? क्योंकि क्रम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। जैसे चलने का क्रम क्या है? जो बच्चे लेट चलते हैं उनमें किस वजह से वो लेट चलते हैं? साथ ही साथ हमें क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में भी बात करना है। तो अभी हमारा इसमें कई पॉइंट बच रहा है, तो इसीलिए इसकी जो क्लास खत्म होगी वो कल होगी।
फिर जब बच्चा घिसकना स्टार्ट कर देता है 8 से 9 माह में ये देखने को मिलता है। फिर क्या होता है, फिर वो क्या करता है रेंगना स्टार्ट करता है। रेंगना कब चालू करता है? तो घिसकने के बाद यानी कि खिसकने के बाद वो क्या करता है रेंगना स्टार्ट कर देता है। रेंगना ये कब करता है? तो 8 से 9 माह में भी ये प्रारंभ कर देता है रेंगना भी। जब वो उसको घिसकना आ गया तो वो रेंगना भी चालू कर देता है यानी कि धीरे-धीरे वो चलना स्टार्ट कर देता है। खड़ा होना, बच्चा जब अ, खड़ा होने लगता है तो वो कैसे कैसे खड़ा होता है किस माह में? तो सबसे पहले वो सहारे के साथ 10 माह में खड़ा होना स्टार्ट करता है, लेकिन बिना सहारे के खड़ा होने में वो 11 से 12 माह ले लेता है। तो 11 से 12 माह में लगभग बच्चा बिना किसी के सहारे के खड़ा होने लगता है, ठीक? फिर लास्ट में क्या आता है? चलना। तो 11 से 12 माह में वो थोड़ा-थोड़ा चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक? तो ये तो हमने देखा कि पैरों में किस तरह से क्रियात्मक विकास हो रहा है, लेकिन इसे हमें क्रम से पढ़ना है। हालाँकि इसमें क्रम दिया गया है आपका, लेकिन थोड़ा-सा कल हम और डिटेल में इस पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रहेगा आपका। आपकी इसकी आज दूसरी क्लास थी, कल इसकी तीसरी और लास्ट क्लास होगी, ठीक? उम्मीद है कि आपने पिछली जो क्लासेस हुई हैं उसको ज़रूर रिकॉल किया होगा। तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। आप में से जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। रात 9 बजे वहाँ पर होती है आपकी क्विज जिसमें होते हैं आपके 10 क्वेश्चन। तो आप 10 क्वेश्चन को आसानी से करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।